हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन की इस गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पहली बार सबसे बड़ा बयान सामने आया है। गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये रिश्तों का दौर बना रहे, यही मेरी कामना है। सुनिए। ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। गठबंधन को लेकर के आए दिन बयान देखने के लिए मिल रहे हैं जजपा भाजपा। विजेंद्र सिंह तो ये भी कह रहे हैं कि बेवकूफ गठबंधन, क्या समझते हैं सर बयान? ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। ये रिश्तों का दौर बना रहे, अच्छे बने रहें, यही मेरी कामना। तो सीएम मनोहर लाल ने तो यह बता दिया कि वो गठबंधन चाहते हैं, लेकिन दिग्विजय चौटाला ने यह बताया कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन क्यों नहीं चाहते। आइए आपको बताते हैं कि आखिर जेजेपी का कांग्रेस के साथ 2019 में गठबंधन क्यों नहीं हो पाया था। दिग्विजय चौटाला ने इसका राज खोला है। उन्होंने बताया कि जेजेपी के प्रधान महासचिव की ओर से यह बयान सामने आया है। गठबंधन के मुद्दे को लेकर दिग्विजय चौटाला बोले हैं कि 2019 में कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन क्यों नहीं हो पाया था। वो बता रहे हैं कि 5 जनहित के मुद्दे थे। हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की, हुड्डा ने सहमति नहीं जताई, जबकि बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह, जिन्होंने बड़ा दिल दिखाया, जेजेपी के उन सभी 5 मुद्दों पर तुरंत सहमति जताई। और यही कारण है कि आज दोनों राजनीतिक दल यानी कि जेजेपी और बीजेपी साथ मिलकर हरियाणा को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोच है कि नए नेतृत्व को कभी भी आगे ना आने दिया जाए। मैं कहना चाहता हूं आज इस बात को खुले तौर पर, कल इस पर चर्चा होनी चाहिए हरियाणा के अंदर कि भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें। भूपेंद्र हुड्डा इस बात का जवाब दें कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, ये खुला ऑफर जो दोनों पार्टियों को दिया था, सारी कांग्रेस तैयार थी समझौता करने के लिए। सारी कांग्रेस, अगर अकेला आदमी इसके विरोध में कोई था तो वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा था। अगर ना हो तो मैं वो सजा भुगतने को तैयार हूं, अगर वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के ये बात कह दे। मगर तब बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को स्वीकारा था कि दुष्यंत चौटाला तुम हमारे साथ आओ, जनहित के जो 5 बड़े मुद्दे जिनको लेकर के आपने जज्बा बनाई है उनको पूरा करने के लिए हमारा समर्थन दो और सरकार में साझे होकर के हमारे साथ काम करो। तब ये फैसला हुआ था। दिग्विजय झूठ नहीं कह रहा, जो कह रहा हूं वो सच्ची कह रहा हूं साथियों। सीएम मनोहर लाल के बयान से और जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि गठबंधन ट्रैक पर है। लेकिन इसका एक उदाहरण देखने को मिला है, बयान से नहीं बल्कि एक्शन से। कैथल में जिला परिषद की बैठक में इसकी तस्वीरें देखने को मिली हैं कि गठबंधन ट्रैक पर चल रहा है। शीर्ष नेतृत्व के आदेशों के बाद जिला परिषद की बैठक में बीजेपी जेजेपी के पार्षद एक बार फिर से साथ साथ दिखाई दिए। पिछली बैठक में 6.5 करोड़ की ग्रांट बांटने को लेकर दोनों पार्टियों में खूब विवाद हुआ था। बीजेपी ने जेजेपी चेयरमैन से वित्तीय शक्ति छीन ली थी। जेजेपी के चेयरमैन ने बीजेपी नेताओं पर छल कपट का आरोप लगाया था। साथ ही दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला ने भी सीओ पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन इस बार दोनों ही दलों के पार्षद एक साथ नजर आए। इस बैठक में सभी वार्ड पार्षदों को समान रूप से ग्रांट आवंटित की गई है और ग्रांट को लेकर हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि ग्रांट बांटने की वित्तीय शक्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। यह फैसला सदन में लिया जाता है, जो कि इस बार सभी पार्षदों की मौजूदगी में ले लिया गया। जी, विवाद कुछ नहीं था। कई बार डिस्प्यूट घर में हो जाते हैं और हमने कॉमन रूप से 21 के 21 पार्षद साथियों ने मिलकर उसको, ताकि जनता का पैसा जनता के लिए लगाने के लिए और समान रूप से 21 के 21 वार्डों में जाए, हमने उस मीटिंग में सब साथी मिले और मिलकर उस समस्या का समाधान निकाल लिया। और हमारा काम भी, अगर हम बोलते हैं कि हम अपने वार्डों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो हमारा काम भी है कि विकास कार्य जल्दी से हो, वो हमारा कर्तव्य भी। अब कॉमन रूप से सबके सब वार्डों में ग्रांट आवंटित की गई। उस दिन सदन ने कहा कि कर्मवीर देखेगा, आज सदन ने बोला कि सबके सब देखेंगे। तो सदन ने सबसे कॉमन रूप से डिसाइड किया। 21 के 21 के पास मैं बोलूंगा पावर थी
और बड़े मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे 21 पार्षद का हमारे अध्यक्ष जी, जिसने सबने सकारात्मक रूपता से दिखाया कि हम सबका मोटिव एक ही है, हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट का विकास। हमारा चुनाव गठबंधन में हुआ था, आप सबको पता भी होगा। तो चलो घर परिवार होता है, कोई क्या क्लेश हो जाता है, तो उसको हमने बैठ के निपटा लिया और हमने आज ही उस गठबंधन में हमको निभाते हुए पिछली बैठक की जो कार्रवाई थी उसको रद्द कर दिया गया। पिछली मीटिंग इसको पहली मीटिंग मान ली, इसके बाद देखिए उसी मीटिंग की बेस पे अगले वाली मीटिंग बुलाई गई है। देखिए पावर मैंने एक दिन शायद पहले ही बताई थी, ये पावर सदन की होती है, सदन में ही बहुमत से कार्य पास करने होते हैं, किसी पावर किसी के बाप की नहीं होती। ये पावर हमारी सदन की है, सदन के अंदर ही हम विकास कार्य रखेंगे। जिस विकास कार्य में ज्यादा पार्षदों की सहमति होगी वो विकास कार्य पास हो जाएंगे। हमने जो विकास कार्य मिलकर रखे थे हमारे सारे पार्षदों के, हमारे वाइस चेयरमैन साहब की सबकी सहमति थी, हमने उसको पास कर लिया। बीजेपी जेजेपी गठबंधन ट्रैक पर दिख तो रहा है। इसी बीच कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश उर्फ जेपी ने इस गठबंधन सरकार को लूटबंधन सरकार करार दिया है। जेपी कह रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे पर केवल और केवल ड्रामा रचा जा रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि यह केवल फ्लाइंग क्लब है। जेपी ने कहा कि अभी चुनाव से पहले हरियाणा में ईडी और कई दूसरी जांच एजेंसियों का पड़ाव डलेगा। उन दोनों अच्छा से बतावेंगे 4 साल क्यों हरियाणा लुटवा दिया। फिर अगर बैसाखियों की जरूरत नहीं है, बीजेपी ने क्यों सहारा लिया, और वो कह रहे कि उनकी जरूरत नहीं है तो 4 साल तक प्रदेश क्यों लुटवा दिया। इसमें दोनों ही दल जुम्मेवार दोषी हैं। तो जेपी कह रहे हैं कि ये सच्चाई है कि ये केवल एक फ्लाइंग क्लब है, ये कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने नहीं जा रहा है। उन्होंने गठबंधन सरकार को लूटबंधन की सरकार करार दिया है। एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि कैसे बीजेपी और जेजेपी साथ हैं, गठबंधन ट्रैक पर है, तो दूसरी तरफ इस गठबंधन को कभी ठग बंधन तो कभी लूट बंधन करार दिया जा रहा है। और मेरे साथ हिसार से मेरे सहयोगी रोहित कुमार जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी विजय राणा जुड़ चुके हैं। विजय, पहले आपके पास आता हूं। नंबर 1, कैथल जिला परिषद में आर्थिक शक्ति को लेकर सारे झगड़े निपटा देना। नंबर 2, दिग्विजय चौटाला का कांग्रेस से दूरी बनाए रखने की वजह को स्पष्ट करना। और नंबर 3, सीएम की ओर से रिश्तों का दौर जारी रखने की कामना करना। क्या मतलब है इन तीनों बात का? देखिए, मतलब बीजेपी जो है वो भाजपा में कहीं ना कहीं अपनी निष्ठा जता रही है और भाजपा को लगता है कि अगर भाजपा के साथ अगले चुनाव लड़े जाएंगे तो फिर से जो है मिलकर सरकार बनाई जा सकती है। लेकिन दूसरी ओर एक पहलू ये भी उठता है कि जिस तरीके से जेजेपी के जो अध्यक्ष निशांत सिंह है, उन्होंने ये भी कहा था कि हम भाजपा के साथ हैं, गठबंधन धर्म निभा रहे हैं, लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं ये एक महत्वाकांक्षा भी जेजेपी की छलकती है कि वो अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। दूसरी ओर जिस तरह से मुख्यमंत्री का बयान आया है तो उन्होंने ये साफ हालांकि कर दिया है कि जो ये दौर है रिश्तों का गठबंधन का, ये लेकिन जब चुनाव होते हैं तब समीकरण काफ़ी बदल जाता है, खासतौर पर जब टिकटों का बंटवारा होता है। और 2024 में पहले लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो लोकसभा में जिस तरह हरियाणा में 10 सीटें हैं तो 10 सीटों का बंटवारा किस तरह से किया जाएगा। जेजेपी भी चाहेगी कि उसे लोकसभा में सीटें मिलें और भाजपा भी चाहती है कि उसके उम्मीदवार खड़े होंगे 10 की 10 सीटों पर कब्जा जमाएं। तो टिकटों का बंटवारा जो है वो एक ऐसा पेंच होता है जो एक परीक्षा होती है गठबंधन की कि कौन सा गठबंधन इस परीक्षा को पास कर पाता है। लोकसभा के बाद फिर विधानसभा की टिकटों का बंटवारा भी होना है, यानी भविष्य में क्या छुपा है वो तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस समय जो अटकलें चल रही थी गठबंधन को लेकर, कहीं ना कहीं उन अटकलों पर थोड़ा विराम कुछ दिन के लिए जरूर लगा है। लेकिन जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं हर राजनीतिक पार्टी की, वो जो है वो समय आने पर राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा तो हर बयान में साफ नजर आती ही है। मेरे साथ हिसार से मेरे सहयोगी रोहित भी जुड़े हुए हैं। रोहित, आप हिसार रहते हैं, आपसे 2 चीजें समझनी है। एक तो तलवंडी राणा वाले रास्ते को लेकर, हिसार एयरपोर्ट को लेकर किस तरह से बीजेपी और जेजेपी के बयान अलग अलग देखने को मिलते हैं, कैसे विधायक ही एक दूसरे की काट करते हैं। दूसरी बात, जेपी ये कह रहे हैं कि ये तो लूट बंधन की सरकार है, इससे पहले जेपी ने ही कहा था कि ये तो ठग बंधन की सरकार है। क्या समझते हैं आप? देखिए हार्दिक, अगर दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को लेकर हमलावर है। ना सिर्फ कांग्रेस
इन दोनों के गठबंधन पर एतराज जता रही है। साथ ही साथ अगर एयरपोर्ट के मुद्दे की बात कर ली जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस का बयान यही देखने को मिलता है कि एयरपोर्ट बनाने के पीछे का मकसद जो है वो एक तरह से भूमाफियों के साथ संलिप्त होकर अपनी जेबें भरने का। और सीधे तौर पर कल के अगर जेपी के बयान की बात कर ली जाए तो उन्होंने यही कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का केवल सब्जबाग दिखाया गया था, लेकिन हकीकत में ये फ्लाइंग क्लब है। इस तरह की बातें उनकी तरफ से कही गई थी। हालांकि एक दिन पहले, मसलन कल से पहले के दिन की अगर बात कर ली जाए तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी हिसार पहुंचे थे और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते हुए ये दावा किया है कि 1 नवंबर से पहले यहां से रीजनल कनेक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब दावे कितने कारगर रहेंगे, कितने स्टीक बैठेंगे, ये तो अब वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है दोनों ही मुद्दों को लेकर जो है कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है। रही बात तलवंडी राणा वाले मुद्दे की, तो आपको बता दें कि तलवंडी राणा में लगातार धरना जो है ग्रामीणों का अब भी जारी है। हालांकि जोगीराम सिहाग जो जेजेपी से विधायक थे, उस दौरान उनका बयान ये सामने आया था। रोहित, आप जेजेपी के विधायक का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना हम जेजेपी का ही पक्ष जान लेते हैं। और दीप कमल सारण जी जुड़ गए हैं जेजेपी का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ। माफी के साथ रोहित, आपको यहीं रोकता हूं। दीप कमल जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप 10 से 45 तक जाने की बात करते हैं, डिप्टी सीएम से सीएम बनने तक का सपना देखते हैं। कहीं आपका यह स्वप्न बीजेपी ही तो नहीं तोड़ देगी, क्या लगता है? नहीं, देखिए, आज के दिन अगर कोई भी ऐसी बात सोचता है तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो संकेत पिछले 2-3 दिनों में आपने भी खुद महसूस किए, जहां डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा कि कोई संशय नहीं है गठबंधन को लेकर, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि ये रिश्तों का दौर यूं ही चलता रहे, ऐसी उनकी कामना है। तो मैं तो मानता हूं कि आज के दिन जिम्मेदारी के साथ 3.5 साल से गठबंधन जैसे चल रहा है वैसे ही आगे चलता रहेगा, और परिस्थितियां जैसे भी चुनावी वर्ष में होंगी वो सकारात्मक रहें, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अच्छा दीप कमल जी, आपसे एक बात और जान लेता हूं मैं कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला, बीजेपी अभी अच्छे आंकड़े पर है, लेकिन अगर 45 को पार कर गई तो क्या तब भी आप रहेंगे बीजेपी के साथ? या थोड़ा सा करेक्ट करके इस प्रश्न को पूछता हूं, क्या तब बीजेपी आपको अपने साथ रखेगी? नहीं, देखिए, बीजेपी रखेगी या नहीं और वो परिस्थितियां क्या होंगी ये विषय तो बीजेपी के लोग बताएंगे। और दूसरी बात, चुनावी साल में इससे पहले बहुत सारे अलग पड़ाव हैं। ये तो आपने बिल्कुल आखिरी बात कह दी, उससे पहले के कई पड़ाव और हैं। अभी तो नगर निगम के चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों का बंटवारा है, बाकी सारी चीजें हैं। मैं मानता हूं कि जननायक जनता पार्टी का नेतृत्व इतना सक्षम है और इतना सजग है कि जो जो पड़ाव आते जाएंगे उनमें एक अच्छा निर्णय लेते जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुसार, और अल्टीमेटली हम अपनी पार्टी का जो लक्ष्य है उसकी तरफ एक एक कदम बढ़ाते चले। ठीक है दीप कमल जी, फिर इस सवाल का जो जवाब है मैं बीजेपी से ही ले लेता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण आत्रे जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं दीप कमल सारण जी से पूछ रहा था कि अगर बीजेपी को बहुमत मिला, क्योंकि आप बहुमत के आंकड़े से बहुत ज्यादा दूर है नहीं फिलहाल, और आने वाले समय में हो सकता है कि मैं तो आपको यही शुभकामनाएं दूंगा कि आप जीते हैं, लेकिन तब भी आपसे यही जानना चाहूंगा कि अगर आप बहुमत में आ गए तो क्या आप अपने साथ जेजेपी को रखेंगे? क्या आपको बैसाखी की जरूरत लगेगी क्या? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, जिन दलों के साथ हमने प्री पोल अलायंस किया, अगर हमें अकेले बहुमत मिल भी गया, लेकिन अगर प्री पोल अलायंस है तो वो दल लगातार हमारे साथ रहे। केंद्र में आप देख सकते हैं, केंद्र में अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन जो प्री पोल अलायंस में हमारे साथ दल थे वो आपकी सरकार में हमारे सहयोगी। अगर आप केंद्र की बात कर रहे हैं प्रवीण जी, तो फिर जम्मू कश्मीर और बिहार क्यों भूल रहे हैं? देखिए, प्री पोल और पोस्ट पोल हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आज जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में जो गठबंधन है वो पोस्ट पोल अलायंस है, वो हरियाणा की जनता द्वारा निर्देशित गठबंधन। ठीक है, क्योंकि हरियाणा की जनता ने 2019 में किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया। मतलब हरियाणा की जनता चाहती थी कि 2 दल मिलके सहयोग से सरकार चलाए। जी, भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी ने आपस में गठबंधन किया और बेहतरीन सरकार चल रही है, हम देख रहे हैं। बिल्कुल। और सरकार के बेहतरीन कामों की वजह से विपक्ष में बौखलाहट है, ये भी हम देख रहे हैं। बिल्कुल। जिस तरह से हमारे विपक्षी मित्र सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, झूठे आरोप, और जिस तरह की बातें वो करते हैं उससे पता लगता है उनको ये बात समझ में आ गई कि गठबंधन सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है, गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और बौखलाहट में वो अनाप शनाप आरोप लगाते हैं।
दीप कमल जी से मैं फिर से एक सवाल लेना चाहूंगा प्रवीण जी। दीप कमल जी, आप ये बताइए कि दिग्विजय चौटाला ने ये कहा कि हम कांग्रेस के साथ इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि 5 जनहित के मुद्दे थे जिस पर सहमति नहीं बन पाई और बीजेपी ने फट से हाँ कर दिया, अमित शाह फट से राजी हो गए। कौन से थे वो 5 जनहित के मुद्दे? आप पॉइंट वाइज अगर मुझे जल्दी जल्दी गिना सकें। देखिए 24 अक्टूबर को परिणाम आए थे और 25 अक्टूबर को दिल्ली में 18 जनपद जो निवास स्थान था वहां पर दुष्यंत चौटाला जी ने दोपहर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सारा नेशनल मीडिया मौजूद था। वहां पर उन्होंने, क्योंकि तब तक ना कोई गठबंधन की बात थी ना कोई सरकार बनने की सूरत थी, तब उन्होंने प्राथमिकता अपनी बताई थी कि हमारे पास 10 सीटें हैं और ये निर्णायक पोजीशन है। हमारे ये 5 अहम मुद्दे हैं जिसमें 75% निजी क्षेत्र में आरक्षण का विषय था, 5100 रुपए बुजुर्गों की पेंशन थी और उसके साथ पंचायती राज प्रतिशत आरक्षण था। उसके अलावा 2 अन्य विषय और थे। इन बातों को उन्होंने रखा था कि हम इनको प्राथमिकता देते हैं और जरूरी नहीं था कि कोई गठबंधन होता भी या नहीं भी होता, लेकिन जो दिग्विजय जी ने कहा है कि हमने प्राथमिकता इन बातों को दी थी। ठीक है, पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से कोई, बिल्कुल, आपने मुझे 5 मांगों में से 3 तो बता दिए। इन्हीं तीनों पर चलिए बात कर लेते हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी भी जुड़ गए हैं। बजरंग जी, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अभी दीप कमल सहारण जी ने 5 में से वो 3 मुद्दे तो बता दिए हैं जिस आधार पर ये बीजेपी के साथ जुड़े और जिस आधार पर ये आपके साथ नहीं जुड़े। इसमें से एक मुद्दा है 5100 रुपये बढ़ाने की मांग की थी जेजेपी ने, हालांकि बढ़े 250 रुपये हैं। क्या लगता है आपको वो 5 जनहित के मुद्दे जिनके लिए ये बीजेपी से जुड़े थे वो पूरे हो पाए क्या? बजरंग जी, देखिए इनका काम है झूठ बोलना। ये कहते हैं कि हमने 5 मांगे हुड्डा साहब के सामने रखी, हुड्डा साहब ने 5 मांगे नहीं मानी, जबकि कांग्रेस के एजेंडे में आप देखोगे हमारा 5000 रुपये बुढ़ापा पेंशन घोषणा पत्र में हमने रखा हुआ है। हम कैसे ना सकते हैं? दूसरी बात, ये चाहते थे कांग्रेस पार्टी हमें समर्थन दे दे, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, मगर जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया था। हम इसलिए विपक्ष के अंदर बैठने का कहा, हमने काम किया। ये वो लोग हैं, ये कहते थे जेजेपी वाले अब की बात यमुना, भारतीय जनता पार्टी यमुना पार, और मलाई खाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए। आज दिग्विजय सिंह जी क्या कहता है कि हमें 10 सीट मिली है, अगला चुनाव हम लड़ेंगे, हम 45+ सीट लेके आएंगे और दुष्यंत जी को मुख्यमंत्री जनता चाहती है मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब आप बताइए ये अलग चुनाव लड़ने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री बनने की बात करते हैं, इसका मतलब तो अब राजनीतिक दल महत्वाकांक्षा रखना भी छोड़ दें क्या? राजनीति में तो लोग आते ही इसलिए ना। और बजरंग जी अगर आप यही बात कर रहे हैं, ये तो ना कहने भी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दी, भारतीय जनता पार्टी का भी। अच्छा, तो आप दिग्विजय चौटाला के इस बयान से नाराज हैं कि वो कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बात नहीं मानी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आने वाले नेतृत्व, 1 मिनट सवाल ले लीजिए, वो नेतृत्व को खड़ा नहीं करने देते हैं। तो ये तो देखने को भी मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस राजी थी, बस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही राजी नहीं थे। कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी, नेतृत्व करता तो कई हैं लेकिन किसी को आगे नहीं आने दिया जाता। और आपके यहाँ की जो आपसी होती रहती है मतभेद, ये तो साफ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं इसका उदाहरण तो कांग्रेस में देखने को मिल ही जाता है। देखिए जेजेपी पार्टी ना 3 में ना 13 में, हरियाणा में इनका कोई सौदा नहीं है। 10 में से 7 विधायक खुले इनकी खिलाफत कर रहे हैं और खुला आरोप लगा रहे हैं, मलाई खाने में लगे हुए हैं, दोनों हाथों से चाटने में लगे हुए हैं। आज कंपटीशन इस बात का है कि ज्यादा मलाई बीजेपी खावे या जेजेपी खावे। आप ये देखिए इनका सौदा ही हरियाणा में कुछ नहीं है, सपने देखते हैं मुख्यमंत्री की। आज 1 सीट के ऊपर भी इसकी स्थिति नहीं की, 1 सीट हरियाणा में जीत पाए। 90 अगर कैंडिडेट की बात करें, 90 विधानसभा में इनके पास कैंडिडेट नहीं है। इनके जेजेपी के लोग छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। आप कहाँ खड़े हो? आप इनकी हालात तो देखिए। ठीक है। दीप कमल सहारण जी, यहाँ तो आरोपों की झड़ी लगा दी गई है। आपके लोग छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपके पास 90 सीटों पर खड़ा करने के लिए अपने उम्मीदवार तक नहीं है। आपको गठबंधन नहीं, ठगबंधन और लूटबंधन की सरकार करार दे रहे हैं जेपी जयप्रकाश, और भी तमाम तरह के आरोप हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? आपके पास जवाब है?
देखिए, चाहे जयप्रकाश जी हो, चाहे बजरंगदास गर्ग जी हो, इनकी शब्दावली नकारात्मक और इनकी सोच ऐसी ही है जिसमें ठगी है, लूट है। जयप्रकाश जी कांग्रेस की टिकट पर 5 चुनाव हार चुके हैं, लगातार 5 चुनाव, और वो उस कांग्रेस से उम्मीद लगाए हुए हैं। बजरंगदास गर्ग जी ने जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा है, ये पार्टी का भविष्य बता रहे हैं, हमारे वाली पार्टी का। देखिए, मैं ये मानता हूँ ये कांग्रेस पार्टी के आरोप नहीं, इनकी बौखलाहट है और इनकी भड़ास है। इनको ये दिखता है कि खत्म दुष्यंत चौटाला ही है। ये दीपेंद्र हुड्डा को आगे जो प्रोजेक्ट करने के लिए सारा जो कवायद चल रही है कांग्रेस पार्टी के अंदर, चल रहा है। ठीक है, मेरे साथ प्रवीण आत्रे जी भी जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से। बीजेपी का पक्ष भी ले लेता हूं मैं। प्रवीण जी, आपके गठबंधन को लेकर जोगीराम सेहाग, देवेंद्र बबली, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके गठबंधन पर ग्रहण बनकर उभरे हैं, क्योंकि इनके एक्शन की वजह से कई बार बीजेपी को झटका लगता है, कई बार बीजेपी के विधायकों की वजह से जेजेपी को झटका लगता है, और ये झटके पर झटके ऐसे लग रहे हैं कि लग रहा है कि 2024 के चुनाव आने तक ये गठबंधन ट्रैक पर रहेगा या ऑफ ट्रैक हो जाएगा। देखिए, अगर पहले तो लोकतंत्र के अंदर अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रखता है या अपने विचार रखता है तो उसको हम गठबंधन के ऊपर चोट क्यों मानते हैं? डेमोक्रेसी का यही तो आधार है। दूसरी बात, देखिए, एक चीज तो हालांकि दीप कमल जी ने स्पष्ट कर दी, कांग्रेस की बौखलाहट का कारण क्या है। दूसरा, जहां तक मुझे राजनीति की समझ है, मैं ये बात जानता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए। जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे हो, जिनके प्रदेश के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर 4 मामले भ्रष्टाचार के कोर्ट में चल रहे हो, कोई भी राजनीतिक दल ऐसी पार्टी से क्यों गठबंधन करेगा? भ्रष्टाचार में जिस पार्टी के हालात ये रहे हो कि किसानों की 70,000 एकड़ जमीन को सीएलयू के नाम पे लूट लिया गया हो, बिल्डरों को दे दिया गया हो, उस पार्टी में गठबंधन कोई क्यों करेगा? जिस पार्टी ने किसानों की जमीन को लेके 3,000 एकड़ जमीन रिलायंस को दे दी हो, उस पार्टी से गठबंधन क्यों करेगा? जिस पार्टी के भ्रष्टाचार का आलम ये था कि उन्हीं के मंत्री कैप्टन अजय यादव इस वक्त मंत्री होते थे, उनके आप इस वक्त के बयान निकाल के देखिए। पटवारियों की नौकरी के मामले में क्या कहा था, बिजली विभाग के अंदर मीटर पोल खरीद मामले में उन्होंने क्या कहा था। तो जिस पार्टी के खुद के मंत्री अपने नेतृत्व पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे हो, उस पार्टी से गठबंधन कोई क्यों करेगा? कांग्रेस एक अछूत राजनीतिक दल है आज भारतीय राजनीति में भी और प्रदेश की राजनीति में। केवल पिता पुत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अपने लोगों के जरिए गठबंधन सरकार पे जो ये अनाप शनाप आरोप लगवाते हैं, ये प्रयास है अपनी राजनीति को जिंदा रखने का। बजरंगदास गर्ग जी, प्रवीण जी कह रहे हैं कि केवल पिता पुत्र अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते लगे हुए हैं। दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा पर वो कह रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कौन से नए नेतृत्व को खड़ा किया है? दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कोई बड़ा नेता जो राज्यसभा तक पहुंचा हो, या कोई बड़ा नेता जिसने बहुत अच्छे से चुनाव लड़के कांग्रेस का नाम रोशन किया हो, जो सीएम पद का दावेदार बनने के लायक हो? बता दीजिए, कांग्रेस ने कौन सा नया नेतृत्व खड़ा किया है? आज प्रदेशाध्यक्ष कौन है? दलित नेता उदय भांजू बनाया होगा जी, आपके बेटे को तो नहीं बनाया। आज जगह जगह जितने भी सेल के प्रदेशाध्यक्ष बनाए हैं और बनाए हैं, सभी कांग्रेस नेताओं को आगे लेकर आए होंगे। जहां इतने विधायक बने हैं, अपने परिवार के किसी रिश्तेदार को, किसी को टिकट चुनाव लड़वाया है क्या? जो भतीजे हैं, भाई है, भांजे हैं, कोई ऐसा आदमी नाम बता दीजिए हुड्डा ने किसी को और आगे किया हो। दूसरी बात, जहां तक कि एक तरफ तो कहते हैं कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करते, अछूत पार्टी मानते हैं, दूसरी तरफ ये खुद ही कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के पास गए, शैलजा भी तैयार थी, रणदीप सुरजेवाला भी तैयार था, किरण भी तैयार थी, मगर हुड्डा नहीं माना। तो फिर समझौता करने का किसके पास गए थे आप? एक सब करते हैं, छूट मांगते हैं। ठीक है बजरंग जी, आपके ही पक्ष को थोड़ा और मजबूत कर देते हैं। आईएनएलडी के प्रवक्ता विजेंद्र रेड्डी जी मेरे साथ जुड़ गए। विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। गठबंधन को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। विजेंद्र जी, यहाँ पर सीएम कह रहे हैं पहले कि मेरी तो मनोकामना यही है कि गठबंधन और ये रिश्ते बने रहें। दिग्विजय चौटाला ने भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ वो गठबंधन क्यों नहीं चाहते थे। जो कैथल जिला परिषद में झगड़ा हुआ था बीजेपी जेजेपी के पार्षदों का, वो झगड़ा भी सुलझ गया। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि गठबंधन ट्रैक पर है। आप क्या सोचते हैं सर? 100% हार्दिक जी, ये ट्रैक पर ही रहेगा गठबंधन, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव आए, नगर परिषदों के चुनाव आए और सरपंचों के चुनाव आए, हर बार बीजेपी ने अकेले चलो की नीति अपनाई। इसके बावजूद भी जेजेपी ने पहले आंख दिखाने का प्रयास किया, दिल्ली में मीटिंग भी लेते हैं,
कहते हैं कि हमारा सम्मान नहीं हो रहा है, इसलिए हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बीजेपी इनको अकेला ही छोड़ देती है, फिर बाद में आकर के ये मिल जाते हैं और कहते हैं कि नहीं गठबंधन में लड़ेंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से इन छोटे चुनावों में भी जबरदस्ती इन्होंने चिपके रहने का काम किया है, तो मेन आम चुनाव में किस प्रकार से ये छोड़ देंगे। भाजपा नहीं चाहती कि भाई ये हमारे साथ रहे या वो चाहती है, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन जेजेपी इस गठबंधन को नहीं छोड़ेगी हर हाल में, चाहे इनको किसी भी प्रकार से रेशो में लिया जाए ना लिया जाए, लेकिन जेजेपी का आज ये हालात नहीं है कि वो गठबंधन को तो विजेंद्र जी, जब आप इतने 100% श्योर हैं कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन तोड़ेगी नहीं, तो आपको भी तो फिर मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए आपको कांग्रेस से गठबंधन करना है। आप तो कई बार पेशकश कर चुके कांग्रेस के सामने, दीपेंद्र हुड्डा तो हर बार झटका दे देते हैं। नहीं, हार्दिक जी ऐसे नहीं है। हाँ। ये नहीं कह रहा कि 100% श्योर हूँ मैं। राजनीतिक संभावनाएं होती हैं, पता नहीं समय और हालात क्या करवा दे, लेकिन आज के परिदृश्य में ऐसा लग रहा है कि गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, गठबंधन नहीं चलेगा, लेकिन गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अच्छा, आपकी ओर से अभी पेशकश क्या है? 2024 में चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे नहीं जुड़ेंगे? देखिए, हमने पेशकश नहीं किया है। आप बयान को समझिए, नरेश सिंह राष्ट्र जी ने बयान दिया था, जो साहब ने जो बयान दिया, इसको यदि डीपली आप एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके देखेंगे, तो उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से 2009 में कांग्रेस पार्टी थोड़े से सीटों से बहुमत से पीछे रह जाती है, तो वो हजका पार्टी को तोड़ करके अपने अंदर शामिल करके सरकार बनाती है, क्योंकि वो हालात हो गए। और इसी प्रकार से 2019 में जेजेपी बीजेपी ने दो विरोधी करके इलेक्शन लड़ा, लेकिन बीजेपी जो है ना राहुल आंकड़ा छू नहीं पाई। इस वजह से इन्होंने सभी निर्दलीय को भी अपने साथ लेना पड़ा और इनको जेजेपी को भी शामिल लेना पड़ा, ताकि एक स्थायित्व बनाने का। बिल्कुल विजेंद्र जी, आपका पूरा पक्ष मेरे सामने आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया एनएलडी का पक्ष रखने के लिए। साथ श्री बजरंग दास गर्ग जी भी मेरे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस का पक्ष रखते हुए। बजरंग दास जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की ओर से प्रवीण आत्रे जी जुड़े हुए थे और जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल सहारण जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ जहां तस्वीरें और बयानबाजी ये साफ कर रही है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन ट्रैक पर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से ये सवाल उठ रहे हैं कि जब बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपया करने की पेशकश कांग्रेस कर रही थी, तो फिर ऐसा कौन सा जनहित का मुद्दा था जो जेजेपी को नहीं लगा कि हमारा कांग्रेस के साथ मेल खा रहा है। यह सवाल जस का तस बरकरार है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।